देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफियों की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चलो माफी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह देंगे कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें, कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी जुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना, उससे माफी मंगवानी। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफर करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफी मांग लें, मैं माफ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफर है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफजदा है और परेशान है तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब जुबान दी है तो वो इससे फायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूंगा और मैं माफ कर दूंगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफी मांग ले तो। अब एक तरफ पूरा निजाम इमरान खान को बोल रहा है माफी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामला की इंटेंसिटी कहां पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहब और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट है उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहां खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये 2 हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीयत कायम कर रखी है। मुझसे माफी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे खानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याह्या खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीके इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निजाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल खत्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस जमीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म जो हो रहा है ये कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफी में ये बेजमीर जज बराबर के मुजरिम हैं। इमरान खान साहब ने जब से वो जेल गए हैं, पहली मर्तबा उन्होंने आसिम मुनीर साहब पे कुछ इल्जामात अब बराह रास्त लगाए और उन्होंने कहा कि ये आसिम मुनीर साहब ने किया। इससे पहले इमरान खान साहब जब भी बात करते थे तो वो गोल बात करते थे, वो एक मार्जिन रखते थे।
لیکن اب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے وہ مارجن ختم کیا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مارشل لا، عاصم لا، ان چیزوں کا ذکر شروع کیا تھا. اب 4 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی عمران خان صاحب نے، اور ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا. نمبر 1، انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو 10 سالہ اقتدار کی خواہش ہے، اور اس کے لیے مثال دی کہ جیسے یہ خواہش تھی یحییٰ خان کو، ویسے ہی عاصم منیر صاحب کو بھی ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بات ڈائریکٹلی کہی. دوسرا، انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے اس کا انہوں نے پورا الزام عاصم منیر صاحب پہ ڈالا. جیسے اسٹیبلشمنٹ یہ الزام عمران خان صاحب پہ ڈالتی ہے، ایسے ہی عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی عاصم منیر از ریسپانسبل فار دس، اور عاصم منیر صاحب نے یہ خود کروایا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے کروایا. انگریزی میں بھی ان کے ٹویٹ آ چکے ہیں. نمبر 3، مینڈیٹ چوری کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ڈال دی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے. تو یہ بھی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ایک الزام لیا. اور چوتھا جو ہے، اور یہ تینوں چیزیں الزام کیا ہے، ساری دنیا حقیقت جانتی ہے. بعض لوگ بول نہیں سکتے، بعض لوگ بات کر نہیں سکتے، لیکن حقیقت تو سارے ہی جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس میں جو پیش ہیں وہ آرمی چیف ہی ہیں، انہی کے فیصلے چلتے ہیں. نمبر 4 جو ہے، فوج کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا. یہ عمران خان صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ فوج کے کندھے کو استعمال کیا جاتا ہے ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے. اور یہ یحییٰ خان نے بھی کیا تھا. تو عمران خان صاحب نے وہ اگزامپلز کوٹ کی ہیں، اور ان کے ٹویٹ کے اندر یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمپل کر کے انہوں نے سامنے رکھ دی. تو یہ پہلی بار عمران خان صاحب اتنا کلیئرلی آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں. تو کیا عمران خان صاحب جیل سے ایک فائنل راؤنڈ شروع کر چکے ہیں؟ نہ صرف عاصم منیر کو واضح پیغام دیا عمران خان صاحب نے، بلکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے بھی ایک لیٹر لکھا، جو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان لے کر نکلی، اور انہوں نے کوشش کی سپریم کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جائیں اور جا کر وہ لیٹر چیف جسٹس کے حوالے کریں. لیکن وہاں انتظامیہ نے روک دیا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے، جب تک کہ رجسٹرار آفس سے اجازت نہیں ملتی آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا خط ہے. لطیف کوزہ صاحب نے کہا جی ایک سائل ہے، تو وہ اگر چیف جسٹس کے بعد جانا چاہے تو اب جانے دیں، خط دینا انہوں نے. تو اس پہ انہیں روک دیا گیا. لیکن خط میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو یحییٰ آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خط لکھا. خط یہ میں آپ کو صرف 31 کلومیٹر کے فاصلے سے لکھ رہا ہوں، مگر سپریم کورٹ کے دروازے میرے اور میری اہلیہ کے لیے بند ہیں. 772 دنوں سے زائد ایک 9/11 کے پنجرے نما سیل میں زبردستی کی خاموشی، تنہائی اور دنیا سے کٹاؤ کے قید خانے میں مسلسل تنہائی کی قید کا سامنا کر رہا ہوں. میرے خلاف 300 سے زائد بے سروپا، جھوٹے اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات کھولے گئے ہیں. پاکستان نے کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو مجھ پر، میرے خاندان اور دنیا بھر میں میرے حامیوں پر ڈھایا جا رہا ہے. سے کہا تھا کہ عوامی رائے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. کس معاملے پہ؟ معافی والے معاملے پہ. ایک طرف ایک خواہش ہے کہ عمران خان معافی مانگے، اس کی پارٹی معافی مانگے، اور 9 مئی کے معاملات پہ کم سے کم انہیں باقی سیاسی جماعتوں کے برابر لایا جائے. لیکن ضد ہی ہے نا، انا ہے. اور ایک طرف کی ضد اور انا یہ کہتی ہے کہ اب نواز شریف کو تو اوپر اٹھایا نہیں جا سکتا، آصف علی زرداری کو تو اوپر اٹھایا نہیں جا سکتا، تو عمران خان کو نیچے لے کر آتے ہیں اسی لیول پہ، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی طرح کے ہیں، کوئی بھی زیادہ دلیر نہیں ہے. یعنی اگر نواز شریف کے اوپر، زرداری کے اوپر بزدلی کا ٹیگ لگ گیا ہے تو جناب بہادر جو ہے وہ عمران خان بھی نہیں ہے. اب یہ ثابت کرنے کے چکر میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ٹاؤٹ اٹھتا ہے اور اٹھ کے کہتے ہیں جی معافی مانگے. ناک رگڑیں، یہ الفاظ ہم نے ٹی وی چینلز کے اوپر سنے. معافی منگوائیں گے، ناک رگڑوائیں گے، یہ الفاظ ہم نے ٹی وی چینلز کے اوپر سنے اور ٹاؤٹس کے منہ زبانی سنے. پھر وہی ٹاؤٹس بعد میں مکر گئے، نہیں جی معافی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں. پھر ہم نے سنا کہ ڈی جی ISPR نے خود کہا کہ سچے دل سے معافی مانگے. اب وہی سچے دل سے معافی جو ہے سہیل وڑائچ صاحب نے بھی منگانے کی کوشش کی، اور وہ یہ کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں. نواز شریف کی دفعہ ان کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی. تو پورا نظام ایک آدمی کو جھکانے پر لگا ہے، اور اس آدمی نے نظام کے پسینے چھڑا دیے ہیں. اب پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ عوامی رائے بہت امپورٹنٹ ہے. کیا عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2، معافی کس کو مانگنی چاہیے؟ نمبر 3 یہ ہے کہ کیا عمران خان معافی مانگ لے گا؟ اور اگر عمران خان معافی مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے جرم تو پھر عمران خان نے کیا، اس نے تسلیم کیا کہ اس نے غلط کیا. یہ سوالات ہم نے پاکستانیوں کے سامنے رکھے. پاکستانیوں نے ان سوالات کا جواب کیا دیا، ذرا یہ آپ اب پاکستانیوں کی زبانی سنیے. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی نا، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو قید میں رہتے ہوئے، معافی مانگ کے کب کے وہ لندن جا چکے ہوتے. وہ کہتا ہے نا
मैं खुद झुकूंगा ना ही अपनी आवाम को झुकने दूंगा। तो नादरीन, ये आपने सुना पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानी क्या कहते हैं। अब इसमें बहुत बड़ा पैगाम है, एक बड़ा मैसेज है। अगर समझने वाले समझ जाएं तो नहीं समझेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे एक शेर बड़ा याद आता है। शेर यहाँ पे एग्जैक्टली वो तो नहीं है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो अगर अभी भी इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफिन है, या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, या पाकिस्तान को जो मौजूदा एक जबरदस्ती का बनाया हुआ रजीम है, वो अगर अभी भी बात को नहीं समझेंगे ना, तो पाकिस्तानी इनके निशान मिटा देंगे। ये वक्त आएगा और ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको टालने का एक ही तरीका है कि खुद टल जाएं वो सारे लोग जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, जो अवामी मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं, जो जमहूरियत की नफी कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। सारे पाकिस्तानी ये बात जान लें। एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने ये बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है। मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा। उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है। इस सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। अलीमा खानम का जज के साथ एक मुकालमा हुआ, वो आपको पता है अपने केसेस में उनको बार बार अदालतों में पेश होना पड़ता है, उनके ऊपर भी मुकदमे डाले हुए हैं एहतजाज करने की वजह से। तो अलीमा खानम ने जज को ये कहा कि इमरान खान ने हमें अदलिया की आजादी के लिए पुरअमन एहतजाज करने का कहा था, हम तो आपकी आजादी के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आप हमें जेलों में डाल रहे हैं। तो इस पे जज साहब ने अलीमा खानम से जाते हुए कहा कि आप दुआ करें कि हम आजाद हो जाएं। दुआओं से तो आजादी नहीं मिलती। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अदलिया को ये जंजीरें खुद तोड़नी पड़ेंगी, वकला को, जजेस को मिलकर जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें पहना दी। उन्हें जकड़ लिया गया है, उन्हें खुद छूटना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग उनके लिए खड़े हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो सकती हैं, लेकिन खुद ही करना पड़ेगा। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अलीमा खानम बता रही हैं कि रात को जो एहतजाज हो रहा था, अडियाला के बाद जब धरना था, बाद में टॉर्चर किया गया, लोगों को वहां से हटाया गया और गिरफ्तार भी किया गया। तो जाहिद जहूर नामी एक एसएचओ के बारे में वो बताती हैं कि उन्होंने 3 खवातीन को वहां से उठाया और अभी तक उन खवातीन के बारे में कुछ मालूम नहीं है कि वो कहां गई। फिर उन्होंने बताया कि ये गाड़ियां भी उठाकर ले जाते हैं, कोई 8 से ज्यादा गाड़ियां इन्होंने उठाई। बड़ी गाड़ी को छोड़ने के लिए पुलिस को 10 लाख रुपए रिश्वत ले लेती है, छोटी गाड़ी को छोड़ने के लिए पुलिस को 5 लाख रुपए रिश्वत ले लेती है। और ये बातें अलीमा खानम बता रही है। यानी ये हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और ये अदालतों की कमजोरी है। अदालती अहकामात के बावजूद वो मुलाकात करने के लिए जाते हैं, मुलाकात होती नहीं है। इमरान खान को डाला हुआ कैद तन्हाई में। अब लगभग इमरान खान साहब को तकरीबन 1.5 माह से ज्यादा तो ये हो गया कि आखिरी मुलाकात हुई। 1 माह उससे पहले वाला भी है, वो भी मुलाकात नहीं हो, लगभग तकरीबन कुछ 2.5 महीने होने वाले हैं, 2.5 महीने से ऊपर हो गया कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, और उन्हें मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, उनका बयानिया बाहर नहीं आ रहा। और ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और इनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब स्ट्रीट मूवमेंट की जो मोबिलाइजेशन है वो तेज होना शुरू हो गई। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, जो मेरे सुनने वाले लोग हैं ना, उनको मैं एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। स्ट्रीट मूवमेंट कोई और चीज है, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मोबिलाइजेशन कुछ और चीज है। मोबिलाइजेशन होती है कि आप लोगों के अंदर विजुअल्स क्रिएट करते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, जलसे, जुलूस, रैलियां, ये सारी चीजें होती हैं, ये मोबिलाइजेशन। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मोबिलाइजेशन। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट की प्रॉपर तैयारी है वो गली मोहल्ले में हर जगह पे हर बंदे की ड्यूटी, हर नौजवान को पता है उसने कितने बजे कहां जाना है, क्या ड्यूटी करनी है, बाकायदा नाम लिखे जाते हैं, टेलीफोन नंबर उसके ऊपर मौजूद होते हैं, सारी डिटेल्स होती है, वो पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। वो अभी काम शुरू नहीं हुई, लेकिन मोबिलाइजेशन का काम बहुत तेज हो रहा है। आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो बड़ा एहतजाज हुआ है और ये
اسٹریٹ موومنٹ کے لیے موبلائزیشن کا کام ہو رہا ہے. نیازی صاحب وہاں پہ عمران خان صاحب کے بڑے وفادار ساتھی ہیں, وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر بہت بڑی بڑی ریلیاں نکلی ناظرین, میں تو دیکھ کے, میں نے جو پہلے مناظر دیکھے مجھے لگا شاید یہ خیبر پختونخوا ہے, لیکن بعد میں پتا چلا بلوچستان ہے. تو بلوچستان میں تو بہت بڑا انقلاب تیار ہے. جس طرح کے مناظر میں نے دیکھے ہیں, جیسی ریلیاں دیکھی, جیسے لوگوں کے اجتماع دیکھے, ایسے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی وہاں کر بھی نہیں سکتی. تو بلوچستان سے بھی یہ صورتحال ہے. خیبر پختونخوا میں اسٹریٹ موومنٹ کی موبلائزیشن کی ویڈیوز آ رہی ہیں, لگاتار آ رہی ہیں.